मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं अंजना की ये कहानी। बचपन ऐसे ही हंसते खेलते नोक झोंक करते गुजर गया। हम भाई बहन अपनी ही दुनिया में मग्न थे। बाहर की दुनिया कितनी बुरी है, वहाँ के लोग कितने खुदगर्ज हैं और बाहर की दुनिया में कैसे भेड़िए बसते हैं, इस बात से हम भाई बहन अनजान थे। मुझे नहीं पता था कि रिश्ते कैसे कैसे रूप बदल लेते हैं। समय आने पर सगे रिश्तों के खून भी सफ़ेद पड़ जाते हैं। मैं तो इस बात से अनजान थी। हम लोग बहुत ज़्यादा तो अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी गुजर बसर बहुत अच्छी हो रही थी। मेरे पापा एक टीचर थे और मेरी मम्मी घरेलू औरत थी। उन्होंने अपना पूरा समय हम दोनों बहन भाई पर ही निछावर कर दिया था। पापा मेरे और भाई की पढ़ाई का खर्चा उठा ही रहे थे। वो स्कूल से आने के बाद घर में ट्यूशन भी पढ़ाया करते थे। मेरा भाई उस समय अपने कॉलेज के आखिरी साल में था। पढ़ाई के साथ साथ वो एक छोटी सी नौकरी भी कर रहा था, जैसे कि वह अपना खर्चा खुद उठा सके। भाई को पढ़ लिख कर ऐसा इंसान बनना था जिसे लोग दूर से ही देखकर सलाम ठोके। भाई अपनी मौजूदा जिंदगी से खुश नहीं था। वह तो बहुत ही ऐशो आराम की जिंदगी चाहता था। वह पापा से हमेशा कहता था कि पापा इस इलाके को छोड़कर किसी अच्छे पॉश एरिया में मकान ले लेते हैं, लेकिन अभी हमारे हालात इसकी इजाज़त नहीं देते थे। मेरी मम्मी भी भाई को समझाती थी कि मेहनत करना अच्छी बात है, सपने देखना भी अच्छी बात है, लेकिन इस हद तक नहीं कि उन्हें पूरा ना किया जा सके। लेकिन भाई पर तो जुनून सवार हो गया था कि वह अपनी ज़िंदगी बदल कर रहेंगे और एक बहुत ही ऐश भरी ज़िंदगी गुजारेंगे। समय धीरे धीरे ऐसे ही गुजरा और भाई की पढ़ाई पूरी हो गई। इधर उधर हाथ पैर मारने से भाई को एक बहुत ही अच्छी नौकरी भी मिल गई। तनख्वाह भी बहुत अच्छी थी, लेकिन फिलहाल भाई अपनी नौकरी से बहुत ज़्यादा खुश नहीं था। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत इत्मीनान हो गया था भाई को। उसी समय मेरे लिए भी अच्छे घरानों से रिश्ते आने लगे थे, लेकिन पापा फिलहाल अभी मेरी शादी नहीं करना चाहते थे। पापा ने साफ कह दिया था कि पहले मेरी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी करेगी, उसके बाद उसी के ऊपर होगा कि वो अपनी शादी करना चाहती है या नहीं। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने माँ बाप के हाथों में दे दिया और फिर एक दिन बहुत ही अच्छा रिश्ता मेरे लिए आया। मेरे पापा तो इस रिश्ते को लेकर दंग रह गए थे, क्योंकि रिश्ता बहुत ही अच्छा था। हैसियत में हमसे कई गुना ज़्यादा था। करोड़ों की जायदाद के मालिक थे। वे लोग बहुत जिद कर रहे थे, लेकिन पापा इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, क्योंकि एक तो अनजान लोग थे, कई ज़्यादा अमीर, उनसे जान पहचान नहीं थी। बस रिश्ते कराने वाले ने ये रिश्ता लगाया था। दूसरे हैसियत में भी हमसे बहुत ज़्यादा थे। पापा इसी सोच विचार में थे कि आखिर इतने अमीर लोग हमारे घर रिश्ता लेकर क्यों आए। माना कि मैं बहुत ज़्यादा सुंदर थी, लेकिन सुंदर लड़कियां तो उनकी सोसाइटी में भी मिल जाती थी। पापा इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भर रहे थे, क्योंकि पापा का मानना था कि मैं अपनी बेटी की शादी अपने जैसे लोगों में करूंगा, जिससे कि वह वहाँ अच्छे से रच बस सके और मेरी बेटी को कोई तकलीफ ना हो। बड़े घराने में जाकर पता नहीं मेरी बेटी को कैसे कैसे ताने सुनने पड़े और पता नहीं मेरी बेटी वहाँ एडजस्ट भी हो पाएगी या नहीं। लेकिन वह लोग जिद पर अड़े हुए थे, कह रहे थे कि हमें आपकी बेटी पहले ही नज़र में भाग गई है। हम अपने बेटे का रिश्ता करेंगे तो आपकी बेटी से ही करेंगे, क्योंकि हमारे बेटे ने आपकी बेटी को देख लिया है और वह जिद पर आया हुआ है कि शादी तो मुझे इसी लड़की से करनी है। लेकिन हैरत की बात तो ये थी कि मैंने तो उनके बेटे को कभी नहीं देखा था। फिर भला उसने मुझे कहाँ देख लिया। वो इंसान मेरे लिए बिल्कुल अजनबी था। मेरे अपनी ज़िंदगी का फैसला अपने माता पिता के हाथों में सौंप दिया था और वैसे भी मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं था। इसीलिए मैंने सोचा कि मेरे माँ बाप मेरे लिए जो भी फैसला करेंगे वो मेरी भलाई के लिए ही करेंगे। और फिर आखिर बहुत ही सोच विचार के बाद मम्मी पापा दोनों ही इस रिश्ते के लिए मान गए। दोनों ने सोचा कि शायद ऊपर वाले ने उनकी बेटी को एक बहुत ही अच्छी जिंदगी देने के लिए ये रिश्ता उनके घर भेजा है। जो ऐशो आराम उनकी बेटी को इस घर में न मिल सके, वह शायद अपनी ससुराल में जाकर मिलेगा। और फिर मेरे ससुराल वालों ने रिश्ता पक्का कर लिया
और कहा कि हम मंगनी जल्दी ही करेंगे और उसके बाद शादी भी जल्दी करेंगे, क्योंकि मेरे होने वाला पति भंवर बाहर के देश में काम करता था। इसीलिए मंगनी और शादी से फ्री होकर वो जल्द से जल्द अपने काम पर लौट जाना चाहता था। पापा ने लड़के से भी बात की थी। पापा ने लड़के को देखा तो नहीं था, लेकिन बस फ़ोन पर ही बात की थी और पापा को बहुत सुकून मिला था लड़के से बातचीत करके, क्योंकि लड़के ने बहुत ही पढ़े लिखों की तरह पापा से बात की थी और यही सोचकर पापा खुश थे कि चलो मेरी बेटी को जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है वह बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है। कुछ ही समय बाद बहुत ही धूमधाम से मेरी मंगनी हो गई। अब मम्मी को भाई की शादी की फिक्र लग गई थी। मम्मी का मानना था कि रंजना के जाते ही अगर मेरी बहू इस घर में आ जाए तो इस घर में तन्हाई का एहसास कम होगा, और दूसरी मम्मी ये भी चाहती थी कि उसके जीते जी उनके दोनों बच्चों की जिंदगियां सेट हो जाए। भाई शादी के लिए नहीं मान रहे थे, क्योंकि वो अभी अपना फ्यूचर बनाना चाहते थे और मेहनत करना चाहते थे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहते थे। लेकिन मम्मी की ज़िद के आगे उन्होंने घुटने टेक दिए। मेरी मंगनी के 1 महीने बाद ही मम्मी ने भाई की शादी कर दी। भाई अब अपनी नई ज़िंदगी में बिज़ी हो चुके थे। मैं भी अपने आने वाली ज़िंदगी को लेकर सपने सजाने लगी थी। उन लोगों का अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं था। पहले तो वो लोग शादी की जल्दी करना चाहते थे, लेकिन फिर मंगनी करने के बाद ही भंवर दुबई चला गया। उसके दोबारा लौट कर आने पर ही शादी होना तय पाया गया था। मेरे मम्मी पापा को इस बात पर भी कोई एतराज़ नहीं था, बल्कि वह तो खुश भी थे कि अभी उनकी बेटी उनके साथ कुछ दिन और रह सकती थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन मेरे ऊपर क़यामत टूट पड़ी। मम्मी पापा किसी काम से मार्केट गए थे और उनकी वहीं पर एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट इतना ख़तरनाक था कि उन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। मम्मी पापा हमें इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। मैं चीखें मार मार कर रो रही थी। भाई ने जैसे तैसे मुझे संभाला था। शुरू में भाई और भाभी का रवैया मेरे साथ ठीक रहा, लेकिन फिर भाई और भाभी अपनी ज़िंदगी में मस्त हो गए। उन्हें अब मेरी कोई परवाह नहीं थी। मैं पूरा दिन कमरे में बंद रहती, मम्मी पापा को याद करती और रोती रहती। 2 दिन खाना नहीं खाती, तब भी किसी को कोई परवाह नहीं थी। कोई मुझ पूछने वाला नहीं था कि रंजना तुमने खाना खाया या नहीं। भाई को तो जैसे मम्मी पापा का जाने का कोई असर ही नहीं हुआ। वह तो अपनी ज़िंदगी में सेट हो गए थे। धीरे धीरे मम्मी पापा के दुख से तो उभर आई थी, लेकिन अपनी ज़िंदगी की तन्हाई का क्या करती। भाभी ने मुझे घर की नौकरानी बना डाला था। पूरा दिन घर का काम करती, भाभी को बेड से नीचे पैर भी नहीं रखने देती। तब कहीं जाकर भाभी मुझे इस घर में रहने दे रही थी, नहीं तो अब तक वह मुझे इस घर से कब का हाथ पकड़कर निकाल चुकी होती। भाई ने जो पहले कभी मुझ पर फूल की तरह बना रखा था, अब उसने भी मुझसे नज़रें फेर ली थी। कभी कभी तो ज़रा सी बात पर मुझे डांट दिया करता था। अपनी बीवी की ही साइड लेता, उसी की आंखों से देखता। ये भी एहसास नहीं था कि मम्मी पापा ने मुझे कितने लाड प्यार से पाला था, और आज उनकी वही लाडली बेटी कैसे रातों को सिसक कर रोती है और उनको याद करती है। अगर भाई मेरा थोड़ा सा दुख बांट लेता तो शायद मैं अपनी मम्मी पापा के दुख से जल्दी उभर आती, लेकिन अब तो जैसी ज़िंदगी में सारी खुशियां ही मुझसे मुंह मोड़ चुकी थी। और फिर एक दिन एक और टेंशन ने आ घेरा। भाई जिस कंपनी में काम करते थे वह भाई को अपनी तरफ से विदेश भेज रहे थे। भाई का पैकेज भी अब बढ़ा दिया था, लेकिन भाभी ने जिद बांध ली रखी थी कि वो भी भाई के साथ जाएंगी। भाई मना कर रहे थे, लेकिन भाभी जिद पर अड़ी हुई थी, और फिर आखिरकार भाभी ने अपनी मनवा कर ही दम लिया। मैं जो अंदर ही अंदर डर रही थी कि भैया भाभी के जाने के बाद मेरा क्या होगा, ये सुनकर और भी ज़्यादा कांप गई कि भैया भाभी को साथ ले जाने के लिए मान गए थे
और उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि मैं उनके जाने के बाद अकेली कैसे रहूंगी। वहाँ जाने के लिए भाभी को जो खर्चा आता उसे भाई को खुद ही उठाना पड़ता। भाई का खर्चा तो कंपनी वाले उठा रहे थे, लेकिन भाभी के खर्चे के लिए भाई को पापा का मकान बेचना पड़ा। और मकान बिकते ही मैं और भी ज़्यादा बेघर महसूस करने लगी थी। लेकिन मैं इस बारे में बिल्कुल गलत थी कि भाई मेरे बारे में नहीं सोच रहे थे। भाई मेरे बारे में सोच रहे थे। उन्होंने मेरी ससुराल फ़ोन किया और कहा कि जल्द से जल्द शादी करो, मुझे विदेश जाना है। लेकिन मेरे ससुराल वालों का कहना था कि अभी हम शादी नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम लगेगा, जब भंवर दुबई से वापस आएगा तभी हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। मेरे ससुराल वालों का जवाब सुनकर कुछ समय के लिए भैया भाभी खामोश हो गए, लेकिन मुझे नहीं पता था ये खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी है। इस बात को अभी 1 हफ्ता ही गुजरा था कि हमारे घर कुछ लोग आए। भाभी ने मुझे किचन में लगा दिया कि उन लोगों के आदर सत्कार के लिए तैयारियां करो। मैं बिना कोई सवाल जवाब किए किचन में लग गई और जब नाश्ते की भरी ट्रे लेकर मैं बाहर आई तो उन लोगों में मौजूद औरतें मुझे बहुत ही घूर घूर के देख रही थीं। मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा महसूस हो रहा था। मैं जल्द से जल्द यहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन उनमें से एक औरत ने मेरा हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लिया और मुझसे अजीब अजीब से सवाल जवाब करने लगी। मैं भाभी का चेहरा देखने लगी। भाभी ने मुझे आंखों में इशारा किया कि ये लोग जो कुछ भी पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, और खुद मुस्कुराकर दूसरी औरतों से बातें करने लग गई। मैंने जैसे तैसे करके उस औरत के सवालों के जवाब दीजिए और फिर कुछ देर बाद वह औरत ने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखते हुए कहा कि हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। ये बात सुनते ही जैसे मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। मैं हक्का बक्का से भाभी का चेहरा देखने लगी, लेकिन भैया भाभी ने मुझे ऐसे नज़रअंदाज कर दिया कि जैसे मेरी कोई उनकी नज़रों में हैसियत ही नहीं है। जो कुछ करना है वो मेरे लिए करके ही रहेंगे। जो उन्होंने मेरे लिए फैसला ले लिया है उसे कोई बदल नहीं सकता। भैया भाभी की कठोर दिल पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। वो कैसे मम्मी पापा के रिश्ते को तोड़कर मेरे लिए कोई नया रिश्ता देख सकते थे। पापा इस रिश्ते को लेकर कितना खुश थे कि ऊपर वाले ने चाहा तो मेरी बेटी रानी बनकर रहेगी, और भाई ने एक पल में पापा के तय किए हुए रिश्ते को तोड़ दिया और फिर मेरा रिश्ता वहाँ से तोड़कर दूसरी जगह तय कर दिया गया, क्योंकि भाई को जल्द से जल्द मुझसे पीछा छुड़ाकर दूसरे देश जाना था। इसलिए उन्होंने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए सबसे अच्छी तरकीब यही सोची। मुझसे पूछना तो दूर, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, और मैं जैसे पत्थर बनी अपनी जगह जम कर रह गई थी। मेरे पुराने ससुराल वालों को जब ये खबर पता चली तो उन्होंने बहुत शोर मचाया कि हम अपनी होने वाली बहू को किसी और की बहू नहीं बनने देंगे। हम आपकी बहन को अपने बेटे की पत्नी बनाकर रहेंगे, क्योंकि ये मेरे बेटे की पसंद है। लेकिन मेरी सास की बातों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। भैया भाभी ने उनकी एक न सुनी, बल्कि उनको बेइज्जत करके अपने घर से निकाल दिया। मैं ये सब देखकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी, बस रोती सिसकती रह गई। मगर मेरे रोने की परवाह ही किसी थी। मेरे भाई भाभी तो मेरी तरफ से पूरी तरह से आंखें बंद कर बैठे थे। कुछ दिन बाद भाई ने बहुत ही सादगी के साथ मेरी शादी कर दी। जिस आदमी से मेरी शादी हुई थी वो एक गरीब था। मैंने फेरों के समय एक नज़र उस आदमी की तरफ देखा था, मगर उसकी लाल अंगारा आंखें देखकर मुझे अपने शरीर में कपकपी सी महसूस हुई थी, और मैं वहीं बैठी दिल ही दिल में अपनी किस्मत पर रो रही थी। मेरे माँ बाप की पसंद किया गया इतना अच्छा रिश्ता छोड़कर भाई किसी बहुत ही अजीब अनजान आदमी से मेरी शादी करवा रहे थे। ये देखकर मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था। लेकिन मेरे भाई और भाभी मेरी शादी को लेकर बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी मुझसे जान छूट रही थी, वह भी हमेशा के लिए। अब वो दोनों आराम से दूसरे देश जाकर अपनी ज़िंदगी आज़ादी से बसर कर सकते थे। फिर
फेरों के बाद विदाई का शोर मचने लगा। मुझे अपने दिल की धड़कनें रुकती हुई सी महसूस हो रही थी। लाल जोड़े में सजी बैठी मैं कोई मासूम सी गुड़िया लग रही थी, मगर मेरा पति मुझसे चौगुनी उम्र का था। औरतें खामोशी से इस बारे में एक दूसरे से सरगोशियाँ कर रही थी, मगर मेरी भाभी के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। लेकिन मैंने इसे अपनी किस्मत का लिखा समझकर आंखों में आए आंसू पोंछे और चुपचाप टैक्सी की तरफ कदम बढ़ा दिए। अभी टैक्सी घर से कुछ ही दूर चली थी कि हमारी टैक्सी के सामने कुछ औरतें थी जो अजीबोगरीब मेकअप कर रखी थीं और हाथ से टैक्सी को रोकने का इशारा किया। मेरे पति ने मुझे समझाया कि कोई सवारी है जो टैक्सी के इंतज़ार में खड़ी है। मेरे पति ने रोक कर उन्हें बिठा लिया, पर इस वक्त वो कैसे कोई सवारी ले सकता था। मैं अपने पति को सवाल भरे नज़रों से देख रही थी। मुझे उन लोगों को देखकर डर सा महसूस हुआ और मैंने अपना घूंघट और आगे को खींच लिया। फिर वो लोग मेरी इस तरह डर को देखकर बाहर उतर गए और उन लोगों ने मेरे पति को इशारों से बाहर बुलाया। मेरा पति नीचे उतरकर उनसे कुछ बात करने लगा। वह लोग बार बार मेरी तरफ इशारा करते और कुछ कह रहे थे। मुझे उनकी बातें तो समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे उन लोगों के बात करने के तरीके से बहुत ज़्यादा डर महसूस हो रहा था। कुछ और देर बाद मेरा पति वापस टैक्सी में आया और वो औरतें भी टैक्सी में बैठ गईं। मैं खामोशी से सिर झुकाए बैठी रही। मुझे लगा कि शायद मेरे पति ने कोई सवारी पकड़ ली है, अब वह उन्हें उनके घर उतार देगा। लेकिन काफ़ी देर के बाद टैक्सी अंधेरी गलियों में दौड़ने लगी। मैं हैरानी से इस इलाके को देख रही थी। ये बहुत ही पुराना सा इलाका था जहाँ की गलियाँ बल्कि घर भी टूटे फूटे हुए थे। मेरा पति कुछ घबराया हुआ था। कुछ देर बाद टैक्सी एक बहुत ही पुराने से मकान के सामने जा रुकी। सबसे पहले टैक्सी से वह लोग उतरे। उसके बाद मेरे पति ने उतरकर मेरी तरफ का दरवाज़ा खोला और अपने पीछे आने का इशारा करता हुआ उन लोगों के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। मैं वहीं खड़ी सोच विचार में गुम थी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। ये कौन सी जगह थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे इस समय सिर्फ इतना ही समझ आया कि शायद मेरे पति यही रहता है, इसलिए मैंने भी धीरे से उनके साथ ही कदम बढ़ा दिए। कमरे से घर के अंदर कदम रखते वहाँ खूब हरियाली थी। मैं जाकर आंगन के बीच में खड़ी हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। नई नवेली दुल्हन का स्वागत करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था और ना मेरे पति का कुछ पता था। मेरा पति कहीं घर के अंदर ही गायब हो चुका था। पता नहीं वह कौन से कमरे में घुस गया था। मैं हैरान और परेशान थी। आंगन के बीचों बीच खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद मेरा पति सामने वाले कमरे से बेहद घबराया हुआ सा बाहर आया और मुझे कहा कि मैंने तुम्हें इन लोगों के हाथों बेच दिया है। पति के मुंह से ये सब सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं हैरत से उस बेदर्द इंसान को देख रही थी जिसने अपनी नई नवेली पहली रात की दुल्हन को उठाकर इन अजीब दिखने वाले औरतों के हवाले कर दिया था। ये दुनिया और इस दुनिया के लोग इस कदर भी जालिम हो सकते हैं, इस बात का अंदाज़ा मुझे आज हो रहा था। वह बोला, अब मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर वो वहाँ से निकलकर चला गया। मुझे तो कुछ होश ही नहीं रहा। जब कुछ होश आया तो मैं उनके पीछे भागने लगी, मगर वहाँ मौजूद एक औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं चीखती चिल्लाती रह गई, मगर मेरे पति ने मेरी चीखों पर कोई ध्यान नहीं दिया और वह वहाँ से निकलता चला गया। मेरा पूरा शरीर डर की वजह से थर थर काँप रहा था। मेरी आंखों में खौफ उतर गया था। मैंने खौफजदा नज़रों और कांपते शरीर के साथ उन लोगों को की तरफ देखा, मगर वह लोग तो मुझे बहुत ही प्यार और दुलार के साथ देख रहे थे। उनके चेहरों पर मेरे लिए प्यार ही प्यार था।
उनमें से एक मुझे एक कमरे की तरफ लेकर गई। ये घर जिस कदर टूटा फूटा और पुराना था, अंदर से कमरे बहुत ही अच्छे थे। वे लोग मुझे एक कमरे में लेकर आए। बहुत ही खूबसूरत कमरा था। कमरे में किंग साइज बेड मौजूद था। उस कमरे में ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। मैं इस कमरे को देखकर पल भर के लिए तो मैं हैरान रह गई, मगर मैं यहाँ कैसे रह सकती थी? अगले ही पल इस सोच ने मुझे झिझोड़ कर रख दिया। मेरे सामने 3 लोग बहुत ही इज्जत के साथ हाथ बांधे खड़े थे। मैंने उनके सामने हाथ जोड़ दिए और कहा, रब के लिए मुझे मेरे घर जाने दो। मैं यहाँ तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। फिर भला मैं तुम लोगों के साथ कैसे रह सकती हूँ? उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और कहने लगा कि आप कहीं नहीं जा सकती। आप हमारे पास किसी की अमानत हैं, अमानत के तौर पर सुरक्षित हैं। जब तक आपको लेने आपका असल हकदार नहीं आ जाता, आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। लेकिन आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें, यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आपको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उन लोगों से कहा कि मुझे अब मेरे भाई भाभी के पास जाने दो, मगर वे लोग इस बात पर भी राज़ी नहीं हुए और कहा कि वो मेरे भाई भाभी पर भी भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वे तुम्हारे लिए एक बार गलत फैसला कर चुके हैं। अगली बार भी वह तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए किसी ऐरे गहरे राह चलते के साथ तुम्हें थमाकर अपना पीछा छुड़ा लेंगे। इसीलिए तुम अपने भैया भाभी के घर भी सुरक्षित नहीं हो। हमारा यकीन करो, हमारे पास तुम बहुत ही सुरक्षित हो। तुम्हारे ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच नहीं आने देंगे। जब तक तुम अपने असल हकदार के पास नहीं पहुंच जाती, तुम हमारे पास ही रहोगी। उन लोगों की बातें मुझे हैरान कर रही थी। आखिर ये असल हकदार कौन था? मैं इस असल हकदार के बारे में नहीं जानती थी, मगर उनकी बातें मुझे बहुत ही अजीब लग रही थी। फिर ये लोग मुझे कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। मैं वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। कुछ देर बाद एक औरत कमरे में दाखिल हुई और मुझे दुल्हन के जोड़े में देखकर कहने लगी कि उठकर आराम से कपड़े पहन लो। उसने मेरे हाथ में एक सादा सा सूट थमाते हुए कहा। मैंने दुल्हन की ड्रेस उतार कर वह सूट पहन लिया। खुद को बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी। तभी एक औरत खाने की थाली लेकर दाखिल हुई। उस थाली में तरह तरह के खाने परोसे गए थे। उसने थाली मेरे सामने रखते हुए बहुत ही प्यार से मुझसे खाना खाने के लिए कहा। मैं खामोश बैठी रही और वह वापस चली गई। मैं कमरे से निकलकर बाहर गई तो बाहर बहुत सारे लोग एक पेड़ के नीचे छांव में बैठे हुए थे। मैंने उन लोगों के सामने एक बार फिर हाथ जोड़े कि मुझे प्लीज़ मेरे घर जाने की दिया जाए। तो उनमें से एक आदमी आगे बढ़ा और मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि तो हमारी बहन है, तू ऐसे ना रो। हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम तो कई सालों से तेरे ही जवान होने का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि तू हमारे पास किसी की अमानत है। इसीलिए हमें तेरा बहुत ख्याल रखना है। तेरा पति भी इसीलिए तुझे तलाक देकर गया है कि तू किसी और की अमानत है, वरना तुझ जैसी खूबसूरत लड़की को कौन छोड़ता है। तेरा पति लालची था। अगर हम तुझे उससे नहीं खरीदते तो वो तुझे किसी और के हाथों बेच सकता था। इसीलिए हमने तेरी जान उसे छुड़ा लिया। मैं खामोश खड़ी उन लोगों की बातों को सुन रही थी। तब उनमें से एक औरत आगे बढ़कर मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोली कि बस 2-3 दिन और सब्र कर लो, फिर तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। और फिर ऐसे ही 2 दिन गुजर गए। तीसरी रात को तमाम लोग मुझे दुल्हन की तरह सजाने लगे। सब लोग बहुत खुश नज़र आ रहे थे। मैंने भी अपनी ज़िंदगी से अब समझौता कर लिया था और वह लोग जैसा कह रहे थे मैं वैसा करती जा रही थी। मैंने थक हार कर अब अपनी ज़िंदगी की बागडोर उन लोगों के हाथों में ही थमा दी थी। वैसे भी मुझे इतना तो भरोसा तो हो गया था कि ये लोग मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि उन तीन दिनों में इन लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा था। मेरे साथ बहुत ही इज्जत सम्मान के साथ पेश आए थे।
अचानक किसी गाड़ी की आवाज़ से वह सब लोग भागने लगीं और कहने लगी कि तेरा होने वाला पति आ गया। मैं पत्थर बनी रही बैठी। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और एक बहुत ही स्मार्ट सा लड़का अंदर दाखिल हुआ। मैं खिड़की से उसको देख रही थी। फिर जब उसने अपना नाम बताया तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा मंगेतर भंवर था। मैं हैरत से उसे देख रही थी। वह धीरे धीरे कदम उठाता आगे बढ़ा और मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर उसने मुझे सारी सच्चाई बताई। मैं हैरत से मुंह फाड़े उसकी शक्ल देख रही थी। उसने मुझसे माफ़ी मांगी कि उस समय वह बाहर देश में था। जब मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी तो उसे आने में देर हो गई और इधर तब तक तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हारी शादी किसी टैक्सी वाले से कर दी। लेकिन भंवर को पता चला कि वह टैक्सी वाले का असली धंधा लड़की बेचना है और वो मुझे किसी के हाथों बेचने वाला है। तो भंवर ने ही उन लोगों को भेजकर मेरी मदद की थी और मुझे गलत हाथों में जाने से बचा लिया था। ये सब बातें सुनकर मैं उसके दिल से शुक्रगुजार थी। उसकी मोहब्बत पर मेरी आंखों से आंसू भर आए। भंवर फिर बोला कि रंजना, तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। उस समय तुम 10वीं क्लास में पढ़ रही थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था और मैंने उसी समय फैसला कर लिया था कि शादी तो मुझे इसी लड़की से करनी है। मैं रोज़ तुम्हारी एक झलक देखने के लिए तुम्हारे स्कूल के बाहर आया करता था। उसके बाद जब तुम्हें कॉलेज में एडमिशन ले लिया था तब भी मैं तुम्हें देखने के लिए ज़रूर आता था। जब तक तुम्हारी एक झलक देख नहीं लेता था मुझे चैन नहीं होता था। फिर उसके बाद मैं काम के सिलसिले में दुबई चला गया, लेकिन मैंने अपनी माँ से कह रखा था कि शादी करनी है तो इसी लड़की से करनी है। मेरी माँ को मेरे फैसले से कोई एतराज़ नहीं था। ये मेरी खुशी में खुश थी और फिर तुम्हारी और मेरी मंगनी हो गई। मैं बहुत खुश था कि मुझे मेरी मोहब्बत कितनी आसानी से मिल गई। सोचा था शादी की पहली रात तुम्हें अपनी मोहब्बत के बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ही तुम्हारे ऊपर क़यामत गुजर गई। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर चले गए और तुम्हारे भैया भाभी ने उस टैक्सी ड्राइवर से तुम्हारी शादी कर दी। अगर मुझे समय रहते पता नहीं चलता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो जाता। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये कहते हुए भंवर ने मेरे हाथ थाम लिए थे। भंवर का छुअन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे समाज के गंदे भेड़ियों से सुरक्षा मिल गई। मैं भंवर के गले लिपटकर बहुत रोई। कहा कि भंवर, तुमने मेरी ज़िंदगी बचा ली। मैं भंवर की हो गई। भंवर मुझे अपने साथ दुबई ले गया। मैं अपनी किस्मत पर नाज कर रही थी। मेरे पापा सच कहते थे कि मैं रानी बनकर रहूंगी। वाकई में भंवर ने मेरे लिए दुबई में एक शानदार घर लिया और बड़े ऐशो आराम में रह रही हूँ। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। प्रेम सब्र है, सौदा नहीं, तभी तो हर किसी से होता नहीं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।